हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? देखो, पिछली क्लास में अपन ने टोटल जो मिनरल्स थे, जो एलिमेंट्स थे जिनकी प्लांट को नीड है, उनके काउंट देखे थे। टोटल कितने थे? 17 थे। उनका एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है वो भी पढ़ लिया था और उनके टाइप्स भी पढ़ लिए थे। अब इस क्लास में अपन उनके फंक्शंस पढ़ेंगे। देखो, जो 17 एलिमेंट्स थे उनको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो नॉन मिनरल था और दूसरा क्या था? मिनरल थे। नॉन मिनरल में कौन थे? 3 थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और मिनरल में कितने थे? 14 थे। मिनरल को अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो वो जिनके अमाउंट ज्यादा चाहिए और माइक्रो वो जिनके अमाउंट कम चाहिए। अब मैक्रो को भी दो पार्ट में डिवाइड किया था, प्राइमरी मैक्रो और सेकेंडरी मैक्रो। प्राइमरी मैक्रो में कौन कौन थे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। सेकेंडरी मैक्रो में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। फिर माइक्रो माइक्रो में बोरोन, कॉपर, क्लोरीन, आयरन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, निकल एंड जिंक। ओके। अब आज इस क्लास में अपन पढ़ेंगे कि इनके फंक्शंस क्या हैं, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, और अगर इनकी डेफिशिएंसी नहीं हो, इनकी जो अमाउंट है वो आवश्यकता से ज्यादा हो जाए, तब क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं नाइट्रोजन। देखो, नाइट्रोजन के फंक्शंस क्या है। देखो, नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है वो अपन ने पढ़ लिया था, लेकिन एक बार फिर से मैं लिख रहा हूं। नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन मोस्टली नाइट्रेट की फॉर्म में, या फिर नाइट्राइट की फॉर्म में, या फिर अमोनियम की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या हैं, नाइट्रोजन क्या बनवाएगा प्लांट में। देखो, नाइट्रोजन प्लांट में जाते ही एमिनो एसिड बनवाता है। क्या बनवाएगा? एमिनो एसिड। अपन एमिनो एसिड का फॉर्मूला देखते हैं तो एमिनो एसिड में नाइट्रोजन होता है। ठीक है, देखो, NH2CrHCOOH, ये एमिनो एसिड का एक जनरल फॉर्मूला है। तो इसमें नाइट्रोजन है, इसका मतलब क्या बनवाएगा? एमिनो एसिड बनवाएगा। तो फंक्शन में क्या लिख दूं मैं? एमिनो एसिड। देखो, एमिनो एसिड क्या बनाती है? प्रोटीन। तो फिर प्रोटीन भी बनवाएगा। ठीक है, फिर क्लोरोफिल बनवाता है। क्लोरोफिल क्लोरोफिल है, उसके दो पार्ट होते हैं, जैसे अपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर। एक तो हेड पार्ट और दूसरा टेल पार्ट। हेड पार्ट है, उसमें पायरोल रिंग होती है, और उस पायरोल रिंग में पोरफायरिन रिंग होती है। उस पोरफायरिन रिंग में 4 पायरोल रिंग होती हैं। कितनी? 1 पोरफायरिन रिंग है, उसमें 4 पायरोल रिंग होती हैं। प्रत्येक पायरोल रिंग है उसमें नाइट्रोजन होता है। तो अगर नाइट्रोजन नहीं होगा तो पायरोल रिंग नहीं बनेगी और क्लोरोफिल नहीं बनेगा। तो क्लोरोफिल बनाने में, फिर साइटोक्रोम बनाने में, साइटोक्रोम। ठीक है, नाइट्रोजन बेस होते हैं, उनमें नाइट्रोजन होता है, तभी तो नाइट्रोजन बेस नाम है उसका। और नाइट्रोजन बेस क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। तो ये न्यूक्लिक एसिड बनाने में हेल्प करता है। तो ये नाइट्रोजन के फंक्शंस हो गए। ठीक है, नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन नाइट्रेट, नाइट्राइट या अमोनियम बनाएगा क्या? एमिनो एसिड, प्रोटीन, क्लोरोफिल, साइटोक्रोम और न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? चलो, अब अगला पढ़े अपन फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का जो एब्जॉर्प्शन था वो किस फॉर्म में हो रहा था? ऑर्थोफॉस्फेट आयन, यानी कि H2PO4 माइनस या फिर HPO4-2 की फॉर्म में। ठीक, फॉस्फोरस है वो न्यूक्लिक एसिड में होता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है उसमें। तो क्या बनाएगा ये? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए। अपन NADP, ATP, GTP,
फॉस्फेट होगा कि नहीं होगा उनमें, तो NADP ATP GTP का फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की। और लिपिड किस फॉर्म में होता है, फॉस्फोलिपिड। तो सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है ये सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो फॉस्फोरस उसका एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में हुआ, ऑर्थोफॉस्फेट आयन यानी H2PO4- या HPO4-2 बनाएगा क्या, न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है वो, ठीक है ना, फॉस्फेट ग्रुप H3PO4 की फॉर्म में, तो फॉस्फेट है उसमें न्यूक्लिक एसिड, इनकी फुल फॉर्म में ही फॉस्फेट आता है, तो NADP है, ATP है, GTP है, ये फॉस्फेट ही है इसमें। तो इसका बनाने में फिर सेल मेम्ब्रेन में लिपिड होता है, और उस लिपिड में जो लिपिड होती है वो फॉस्फोलिपिड की फॉर्म में होती है, तो सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है। ये हो गया फॉस्फोरस। फिर पोटेशियम का एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होगा, पोटेशियम आयन K+ आयन। ठीक है, चलो इसके फंक्शन देखो, एक फंक्शन तो अपन को सीधा सा याद है कि जब स्टोमेटा बंद हो रहे हैं या क्लोज हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, ओपन या क्लोज हो रहे हैं, तब पोटेशियम आयन हेल्प करता है कि नहीं करता। पोटेशियम आयन सब्सिडरी सेल से अंदर आता है और हाइड्रोजन आयन गार्ड सेल से बाहर जाता है। अब गार्ड सेल से हाइड्रोजन आयन बाहर गया, तभी तो पोटेशियम आयन गार्ड सेल में अंदर आया। आयन इक्विलिब्रियम के लिए आयन बैलेंस करता है पोटेशियम आयन बैलेंस। फिर स्टोमेटा ओपन करने में हेल्प करता है, स्टोमेटा ओपन करने में हेल्प करेगा। फिर देखो पोटेशियम आयन के कारण ही गार्ड सेल क्या हुई, टर्जिड हुई, तो सेल की टर्जिडिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, टर्जिडिटी ऑफ सेल की टर्जिडिटी में हेल्प करता है पोटेशियम आयन। ठीक है, चल पोटेशियम आयन हो गया। इसके बाद कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो किस फॉर्म में होता है, कैल्शियम आयन की फॉर्म होता है, Ca++ की फॉर्म में होता है कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन। अब कैल्शियम है वो क्या काम करेगा, देखो कैल्शियम है वो सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बनाए रखता है, सेल मेम्ब्रेन में जो पोर है वो बनाए रखता है। परमिएबिलिटी ऑफ सेल। कैल्शियम है वो कहां प्रेजेंट होता है, से जो प्लांट के कोई भी चाहे रूट है चाहे शूट है उसके एपिकल पार्ट में, ग्रोविंग पार्ट में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ग्रोविंग पार्ट। ठीक है, फिर देखो ये कैल्शियम है वो जब सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के टाइम क्या बनते हैं, स्पिंडल फाइबर बनते हैं। स्पिंडल फाइबर भी कौन बनवाता है, कैल्शियम बनवाता है, स्पिंडल फाइबर बनाने में हेल्प करता है। ओके, कोई दिक्कत। तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में हुआ, कैल्शियम आयन की फॉर्म में हुआ। किस फॉर्म में, कैल्शियम आयन की फॉर्म में। क्या कर रहा है, परमिएबिलिटी बना रहा है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, ग्रोविंग पार्ट में प्रेजेंट होता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है सेल के डिवीजन के टाइम। क्लियर, चलो कैल्शियम। इसके बाद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में, मैग्नीशियम आयन Mg++ की फॉर्म में। ठीक, मैग्नीशियम का सबसे पहला ही काम क्या होता है, सबसे पहला काम क्लोरोफिल बनाना होता है, क्योंकि क्लोरोफिल का जो हेड है उसके सेंट्रल पार्ट में कौन होता है, मैग्नीशियम होता है। तो क्लोरोफिल बनने के लिए मैग्नीशियम की जरूरत होती है। क्या बनवाएगा ये,
क्लोरोफिल। फिर सेल में जो राइबोसोम होते हैं उन राइबोसोम की सब यूनिट्स होती हैं, स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। अब मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है उसके अकॉर्डिंग राइबोसोम की दोनों सब यूनिट एक दूसरे से अलग हो जाती हैं या एक दूसरे से बाइंड हो जाती हैं। अगर मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन 0.001 मोलर टी से कम है, मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन अगर 0.001 मोलर टी से कम है तो राइबोसोम की दोनों सब यूनिट एक दूसरे से अलग हो जाती है। अगर मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन 0.001 मोलर टी है तो राइबोसोम की दोनों सब यूनिट बाइंड हो जाती हैं। और अगर मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन 0.001 मोलर टी से ज्यादा हो जाती हैं तो दो राइबोसोम एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं डाइमर। ये अपन पढ़ेंगे जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तब। तो फिलहाल जो मैग्नीशियम है वो क्या करता है, राइबोसोम को बनाए रखता है, राइबोसोम की दोनों सब यूनिट को एक दूसरे से बाइंड रखेगा। क्लियर? ये हो गया मैग्नीशियम। इसके बाद अगला पढ़े अपन सल्फर। सल्फर देखो, सल्फर का एब्जॉर्प्शन वो किस फॉर्म में हो रहा था, सल्फेट, SO4-2 सल्फेट आयन। ठीक, ये सल्फर काम क्या करता है, कुछ एमिनो एसिड्स हैं उनमें सल्फर होता है, जैसे सिस्टीन है, मिथियोनिन है। तो सल्फर एमिनो एसिड बनाने में हेल्प करता है और एमिनो एसिड से क्या बनेगी, प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा। सल्फर कौन से एमिनो एसिड में, सिस्टीन में, मिथियोनिन में, मिथियोनिन। ठीक, इसके अलावा ये बायोटिन विटामिन, थायमीन विटामिन, थायमीन और कोएंजाइम ए बनाने में हेल्प करता है। सल्फर है वो सल्फेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, सल्फर है वो दो एमिनो एसिड में प्रेजेंट होता है, सिस्टीन में और मिथियोनिन में। ये विटामिन बायोटिन और थायमीन का फॉर्मेशन करवाता है। इसके अलावा कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन भी करता है और जो रूट नोड्यूल होती हैं उनके बनने में भी हेल्प करता है। रूट नोड्यूल बनने में भी हेल्प करता है। तो सल्फर हो गया, समझ में आई बात आपके। तो ये क्या हो गए, मैक्रोन्यूट्रेंट हो गए। मैक्रोन्यूट्रेंट में ये पढ़े थे अपन ने, ना पापा कार मांगू स्कूटर। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं, 6 हो गए हैं टोटल, 8 बच गए। इसके बाद बोरोन। बोरोन का एब्जॉर्प्शन है वो किस फॉर्म में होता है, बोरेट या बोरेक्स, BO3-3 या B4O7-2। तो एब्जॉर्प्शन BO3-3, B4O7-2। क्लियर? ठीक है, देखो ये एब्जॉर्प्शन फॉर्म होगी इसकी। अब इसके फंक्शंस क्या है, इसके फंक्शन, सबसे पहले मैं बात करूं बोरोन की, तो बोरोन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा बोरोन। अपन पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन करवाते हैं, अगर पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन के लिए अपन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम बना रहे हैं तो उसमें बोरोन डालेंगे, क्योंकि बोरोन पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करेगा। तो किसका फॉर्मेशन करवाता है ये, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है ये। ठीक है, फिर प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है उससे जो शुगर बनती है, शुगर ट्रांसफर में भी हेल्प करता है ये, शुगर ट्रांसफर, शुगर ट्रांसफर में हेल्प करेगा। तो बोरोन है उसका एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में, बोरेट या फिर बोरेक्स। काम क्या करता है बोरोन, पोलन ट्यूब बनवाएगा, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन करवाता है बोरोन है वो, तो पोलन ट्यूब बनेगी, पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करता है। फिर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है तो उसके लिए बोरोन की जरूरत होती है, बोरोन के बिना कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। ठीक है, और फिर है जो फोटोसिंथेसिस से शुगर बनती है उसका ट्रांसलोकेशन होता है, तो ट्रांसलोकेशन में भी बोरोन क्या करता है, हेल्प करता है।
ठीक, चलो इसके बाद कॉपर। कॉपर का एब्जॉर्प्शन है वो किस फॉर्म में होता है? क्यूप्रिक की फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में? क्यूप्रिक, Cu++। ठीक है, इसका ऑपोजिट रिडक्शन होता है Cu+ से Cu++ में। ठीक है, कॉपर है वो साइटोक्रोम ए है, साइटोक्रोम A3 है, उसका पार्ट होता है। साइटोक्रोम बनवाता है कॉपर, और साइटोक्रोम किस में काम में आते हैं? रेस्पिरेशन में काम में आते हैं। तो कॉपर वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, क्योंकि कॉपर क्या बना रहा है? साइटोक्रोम बना रहा है। साइटोक्रोम A3 है, साइटोक्रोम A है। ठीक है, कॉपर है वो प्लास्टोसाइनिन भी बनाता है। क्या बनाता है? प्लास्टोसाइनिन। और ये प्लास्टोसाइनिन किस में पढ़ा था अपन ने? फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन में पढ़ा था, पीसी, प्लास्टोसाइनिन। तो प्लास्टोसाइनिन बनाने में भी हेल्प करता है। तो इसका मतलब कॉपर है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो कॉपर अपन बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है और फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है। ठीक है, चलो इसके बाद ये विटामिन सी बनाता है। विटामिन सी का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? कोई दिक्कत? ये हो गया कॉपर। अब कॉपर के बाद क्लोरीन। क्लोरीन क्लोरीन का एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में होता है? क्लोराइड आयन की फॉर्म में होता है। किसमें? क्लोराइड आयन। ये आयन बैलेंस करता है। आयन बैलेंस करता है। साथ ही जो अपन ने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, और उस फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन पढ़ी थी। ठीक है, उस लाइट रिएक्शन में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक थी, और नॉन साइक्लिक में क्या हो रहा था? वाटर का फोटोलाइटिक डिवीजन हो रहा था। तो ये वाटर का फोटोलाइटिक डिवीजन करवाता है। फोटोलाइटिक डिवीजन ऑफ वाटर का फोटोलाइटिक डिवीजन करवाता है क्लोरीन। क्लियर? क्लोरीन हो गया। इसके बाद अपन पढ़ें आयरन, Fe। आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है वो किस फॉर्म में होता है? Fe++ की फॉर्म में होता है। ठीक, देखो आयरन है वो काम क्या करता है? आयरन केटेलेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम? केटेलेज एंजाइम को एक्टिव करता है। ठीक है, कॉपर की तरह इसका ऑपोजिट ऑक्सीडेशन होता है। Fe++, फेरिक आएगा। Fe++ से Fe++, फेरस से फेरिक में कन्वर्ट होता है, और इसका एब्जॉर्प्शन फेरिक की फॉर्म में होगा, Fe+++3। ठीक है, ये साइटोक्रोम बनवाएगा, साइटोक्रोम बनवाता है। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो क्लोरोफिल बनता है। तो क्लोरोफिल बनने में ये हेल्प करता है। हालांकि क्लोरोफिल का कंपोनेंट नहीं है आयरन, लेकिन क्लोरोफिल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। क्लोरोफिल फॉर्मेशन करवाएगा ये। ओके, तो आयरन है उसका एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में हुआ? फेरिक की फॉर्म में हुआ। क्या काम करता है ये? ऑपोजिट ऑक्सीडेशन होता है इसका, Fe+2 से Fe+3, केटेलेज एंजाइम को एक्टिव करेगा, साइटोक्रोम बनवाएगा, क्लोरोफिल बनाने में हेल्प करता है। क्लियर? चलो इसके बाद मोलिब्डेनम, MO, इसका एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में बताना जरा, पिछली क्लास में मैंने बताया था। मोलिब्डेट आयन, MOO2-2, मोलिब्डेट आयन। और ये मोलिब्डेनम है वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है ना, नाइट्रोजिनेज एंजाइम उसका कंपोनेंट होता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम को एक्टिव करता है। इसके बाद रेडक्टेज एंजाइम को एक्टिव करता है। रेडक्टेज एंजाइम को एक्टिव करता है। ऐसे ही डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है उसको भी एक्टिव करता है। डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम है उसको भी एक्टिव करता है। तो मोलिब्डेनम है वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम, रेडक्टेज एंजाइम, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिव करने का काम करता है। मोलिब्डेनम हो गया। इसके बाद मैग्नीज, Mn।
मैग्नीज का जो एब्जॉर्प्शन है वो किस फॉर्म में होता है? मैग्नीज Mn++, मैग्नीज आयन की फॉर्म में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, अब देखो फंक्शन इसके क्या है। इसका फंक्शन ये है कि जब वाटर का फोटोलाइटिक डिवीजन होता है जिसमें क्लोरीन हेल्प करता है, इसके साथ मैग्नीज में फोटोलाइटिक डिवीजन करवाता है। फोटोलाइटिक डिवीजन किसका? जैसे क्लोरीन कर रहा था ना, वैसे के वैसे। समझ में बात आई आपके? यानी कि क्लोरीन है वो वाटर का फोटोलाइटिक डिवीजन करवा रहा है, साथ में मैग्नीज भी वाटर के फोटोलाइटिक डिवीजन में क्या करता है? हेल्प करता है। ये भी कई एंजाइम है उनको एक्टिव करता है। कैटेलेज एंजाइम को एक्टिव करता है, रिडक्टेज एंजाइम को एक्टिव करता है, डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम को एक्टिव करता है, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम को एक्टिव करता है। ठीक, चलो मैग्नीज के बाद निकल। निकल देखो, निकल का एब्जॉर्प्शन निकल की फॉर्म में होता है और निकल एक काम करता है, यूरिएज एंजाइम बनाता है। कौन सा एंजाइम? यूरिएज। और यूरिएज एंजाइम यूरिया को तोड़ता है। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करता है यूरिया का। ठीक, उसके बाद जिंक, Zn। जिंक का एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में? जिंक आयन Zn++, Zn+2 की फॉर्म में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। जिंक का काम क्या है? जिंक का मेन फंक्शन है ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करवाना। किसका फॉर्मेशन? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो ये अपन के एलिमेंट हो गए टोटल 17 पढ़े थे, लेकिन नॉन मिनरल 3 थे तो 14 बचे थे, 14 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, ये एलिमेंट हो गए और इनके फंक्शंस हो गए। अब देखो कि इन एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है कितनी होती है प्लांट को? जितनी होती है। अगर उस अमाउंट से कम या ज्यादा हो जाए तो फिर उसके सिम्टम्स दिखने लगेंगे। तो फिलहाल फंक्शन हो गए। चलो अब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि इनके सिम्टम्स है, डेफिशिएंसी के सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं, क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। चलो ये तो हो गया फंक्शंस। इसके बाद सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी। इन एलिमेंट्स की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या क्या सिम्टम देखेंगे। देखो डेफिशिएंसी होना ही सिम्टम का रीजन नहीं है। अगर एलिमेंट की जो अमाउंट है वो आवश्यकता से ज्यादा हो जाए ना तब भी सिम्टम दिखेंगे। जैसे अपन खाना खाते हैं, अगर आवश्यकता से कम खाना खाएंगे तब तो दुबले पतले हो जाएंगे, और खाना आवश्यकता से ज्यादा खा लिया तब क्या हो गए? मोटे हो गए। ठीक है, तो सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी, इसकी डेफिशिएंसी से बहुत सारी डिजीज होंगी। जैसे क्लोरोसिस हो जाएगा, जैसे नेक्रोसिस हो जाएगा, जैसे सेल डिवीजन नहीं होगा, जैसे फ्लोवरिंग देरी से होगी, और भी कुछ डिजीज हैं, डाईबैक डिजीज है, स्पीकल्ड येलो डिजीज है, ठीक है, मार्स स्पॉट डिजीज है। तो किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी से ये डिजीज होती हैं? सबसे पहले क्लोरोसिस डिजीज देखो। इससे पहले मैं एक चीज आपको बताऊं कि सपोज करो एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट की 10 मिलीग्राम अमाउंट है, वो प्लांट को चाहिए। कितने अमाउंट चाहिए? 10 मिलीग्राम अमाउंट प्लांट को चाहिए। अगर इस अमाउंट से
कम हो गई, इस एलिमेंट की अमाउंट कितनी होगी, 9 मिलीग्राम हो गई, तो प्लांट में इस एलिमेंट की डेफिशिएंसी के सिम्टम दिखने लगेंगे। तो ये जो 10 मिलीग्राम अमाउंट है इसको बोलेंगे क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या हो गई कि किसी भी एलिमेंट की वो अमाउंट, वो कंसंट्रेशन, अगर उस कंसंट्रेशन से एलिमेंट की अमाउंट कम हो जाती है तो उसके डेफिशिएंसी के सिम्टम दिखने लगते हैं। तो उस कंसंट्रेशन को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहते हैं, कि किसी एलिमेंट की वो कंसंट्रेशन जिससे कम होने पर उस एलिमेंट की डेफिशिएंसी के सिम्टम अपीयर हो जाते हैं, देन इट इज कॉल्ड क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो अगर इस क्रिटिकल कंसंट्रेशन से अमाउंट कम हो गई तब डेफिशिएंसी के सिम्टम दिखने लगेंगे, और अगर इससे अमाउंट ज्यादा हो जाए, मान लो 11 मिलीग्राम हो गई, तब भी सिम्टम दिखने लगेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिशिएंसी के सिम्टम देखते हैं। जैसे क्लोरोसिस है, क्लोरोसिस, क्लोरोसिस क्या होता है, मतलब जो लीव्स है ना वो पीली पड़ जाती हैं, क्लोरोफिल का फॉर्मेशन नहीं होता, क्लोरोफिल किसी दूसरे पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्लोरोसिस हो जाएगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ना पापा कार मांगू, ना पापा कार मांगू कार मांगू स्कूटर, ना पापा कार मांगू स्कूटर, फिर भी मैं मौज में, फिर भी मैं मौज में, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीज, सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, जिंक, इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो प्लांट में कौन सी डिजीज हो जाएगी, क्लोरोसिस हो जाएगी, उनकी लीव्स है वो कैसी पड़ जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी। समझ में आई बात आपकी? चलो अगला है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस, क्लोरोसिस का मतलब समझ गए, क्लोरोसिस का मतलब है लीव्स हैं वो पीली पड़ जाती हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, बिकॉज these element become decrease, so chlorophyll becomes convert in other pigment, क्योंकि क्लोरोफिल है वो दूसरे पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए लीव्स हैं वो पीली पड़ जाती हैं। सोडियम है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, मोलिब्डेनम और जिंक। ठीक है, ना पापा यानी नाइट्रोजन और पोटेशियम, ना पापा फॉस्फोरस, कार मांगू स्कूटर, फिर भी मैं मौज में, ऐसे थोड़ा सा ये याद रह जाएगा जैसे भी, लेकिन लंबा याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है कि जो टिश्यू है वो डेड होने लगते हैं, टिश्यू है वो डेड होने लगते हैं, इस डिजीज को बोलते हैं अपन नेक्रोसिस। अब नेक्रोसिस किसकी डेफिशिएंसी से होगी, कैल्शियम, कौन सा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम, ये चार एलिमेंट ऐसे हैं अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो टिश्यू है वो क्या होने लग जाएंगे, डेड होने लग जाएंगे। नेक्रोसिस, नेक्रोसिस का मतलब होता है टिश्यू का डेड होना। ठीक है, अगर टिश्यू डेड हो जाएंगे तो प्लांट है उसकी ग्रोथ नहीं होगी। ओके, फिर देखो सेल डिवीजन, यानी कि कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो सेल डिवीजन नहीं होगा। सेल डिवीजन नहीं होगा तो मतलब ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, सोडियम नाइट्रोजन,
सल्फर, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम और मोलिब्डेनम, पोटेशियम और मोलिब्डेनम। अगर इन एलिमेंट्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो सेल डिवीजन नहीं होगा। मतलब अपन कहें तो ये क्या काम करवाते हैं, सेल डिवीजन करवाते हैं। तो सेल डिवीजन किसकी डेफिशिएंसी से हुआ, सोडियम, पोटेशियम, सल्फर, मोलिब्डेनम। क्लियर, कोई दिक्कत? देखो इसके बाद फ्लोरीन, कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो फ्लोरीन का काम करवाते हैं। मतलब ऐसे देखें कि उन एलिमेंट्स के अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो फ्लोरीन नहीं होगी। ठीक है, तो फ्लोरीन के लिए है नाइट्रोजन है, सल्फर है, मोलिब्डेनम। नाइट्रोजन, सल्फर और मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, सल्फर और मोलिब्डेनम। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो गई तो प्लांट में फ्लोरिंग की प्रोसेस नहीं होगी। तो अपन ऐसे देखें, सबसे पहले क्लोरोसिस था, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम दो बार, आयरन, मोलिब्डेनम, जिंक। इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्लोरोसिस हो जाएगा। नेक्रोसिस किसकी डेफिशिएंसी से, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम की डेफिशिएंसी से क्या होगा, नेक्रोसिस। नेक्रो मतलब टिश्यू डेड हो जाएंगे। सेल डिवीजन किसकी डेफिशिएंसी से सेल डिवीजन नहीं होगा, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम और मोलिब्डेनम। फ्लोरीन किसकी डेफिशिएंसी से नहीं होगी, नाइट्रोजन, सल्फर और मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी। अब इनमें से अपन कुछ चीजें नोट कर सकते हैं कि अगर कोई एक एलिमेंट कम हो गया तो क्या वो एक ही कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, एक ही कैरेक्टर दिखेगा। यहां देखो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो गई तो क्लोरोसिस भी होगा, सेल डिवीजन भी होगा और फ्लोरिंग, सेल डिवीजन भी रुकेगा और फ्लोरिंग भी नहीं होगी। एक ही एलिमेंट तीन फंक्शन कर रहा है। ऐसे सल्फर देख लो, सल्फर यहां भी सल्फर, यहां भी सल्फर, यहां भी, तो सल्फर क्लोरोसिस डेफिशिएंसी होगी तो क्लोरोसिस भी हो जाएगा, डेफिशिएंसी होगी तो सेल डिवीजन भी नहीं होगा, डेफिशिएंसी होगी तो फ्लोरिंग भी नहीं होगा। मतलब एक एलिमेंट की कमी हो गई, डेफिशिएंसी हो गई तो कई सारे सिम्टम्स शो होने लग जाएंगे। ठीक है, फिर देखो अगर बोरोन की डेफिशिएंसी हो गई, क्या बोरोन की डेफिशिएंसी हो गई तो ग्रेप्स है ना, उनमें हेन चिकन्स डिजीज हो जाती है। किसकी डेफिशिएंसी से, बोरोन की डेफिशिएंसी से। हेन चिकन्स किसमें, ग्रेप्स में। हेन चिकन्स में क्या होता है, ग्रेप्स हैं उनके क्या बन जाते, गुच्छे बन जाते हैं, मतलब एक दूसरे से जो ग्रेप्स हैं वो बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें अपन कि कॉपर, कॉपर की डेफिशिएंसी होगी तो डाई बैक डिजीज होता है, डाई बैक डिजीज। किसकी डेफिशिएंसी से, कॉपर के। किसमें, लेमन में। लेमन में कॉपर की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, डाई बैक डिजीज हो जाएगी लेमन में। फिर देखें अपन कि ऐसे मैग्नीज, मैग्नीज की अगर डेफिशिएंसी हो गई तो पी में मार्स स्पॉट, मार्स स्पॉट किसकी डेफिशिएंसी से, मैग्नीज की डेफिशिएंसी से। किसमें, पी में। ऐसे ही मैग्नीज की डेफिशिएंसी होने से बीटरूट में स्पीकल्ड येलो, स्पीकल्ड येलो डिजीज हो जाती है। किसकी डेफिशिएंसी से, मैग्नीज की डेफिशिएंसी से। ऐसे अगर जिंक की डेफिशिएंसी हो जाए तो डिजीज हो जाएगी, उसको बोलेंगे अपन लिटिल लीफ, लिटिल लीफ। किसकी डेफिशिएंसी से, जिंक। किसमें हो जाएगी, एप्पल में। तो ये डेफिशिएंसी के सिम्टम्स और डिजीज हो गई। अगर क्रिटिकल अमाउंट से कोई भी एलिमेंट है उसकी अमाउंट है वो कम हो जाए तो ये डिजीज देखने को मिलेंगी। और किस किस एलिमेंट से होता है ये। क्लोरोसिस किसकी डेफिशिएंसी से, आपके सामने लिख रखा है, नेक्रोसिस इनकी डेफिशिएंसी,
सेल डिवीजन रुक जाएगा इनकी डेफिशिएंसी से, फ्लोवरिंग नहीं होगी इनकी डेफिशिएंसी से, हेन चिकन बोरोन की डेफिशिएंसी से, ठीक है। उसके बाद डाई बैक कॉपर की डेफिशिएंसी से लेमन में, मार्स स्पॉट मैग्नीज की डेफिशिएंसी से पी में, स्पीकल्ड येलो मैग्नीज की डेफिशिएंसी से बीट में, लिटिल लीफ जिंक की डेफिशिएंसी से एप्पल में, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताई हुई थी कि अगर कोई भी एलिमेंट है उसकी अमाउंट क्रिटिकल अमाउंट से ज्यादा हो जाए, वो भी प्लांट के लिए क्या है, हार्मफुल है। जैसे कोई प्लांट है उसमें अमाउंट ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, इसका कोई एग्जांपल है अपन के पास। जैसे मैग्नीज है, मैग्नीज है, अब अगर अमाउंट ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, अमाउंट कम हो गया तब तो ये हो जाएगा, अमाउंट ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, अगर मैग्नीज की अमाउंट क्रिटिकल अमाउंट से ज्यादा हो जाए तो प्लांट की जो लीफ है उन पर स्पॉट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, स्पॉट बन जाएंगे। दूसरी चीज, ये मैग्नीज है वो कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम है, इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता, कैल्शियम का मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता, और आयरन का एब्जॉर्प्शन भी रोकता है मैग्नीज। अगर इसकी मैग्नीज के अमाउंट ज्यादा हो जाए तो क्या इनका एब्जॉर्प्शन होगा, नहीं होगा भाई। मैग्नीज इसके एब्जॉर्प्शन को रोकेगा, तो मैग्नीज के अगर अमाउंट ज्यादा होगी तो कैल्शियम मैग्नीशियम और आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो इनके सिम्टम्स, फिर अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इनके सिम्टम दिखेंगे, ठीक है। तो अगर कोई एलिमेंट है उसके अमाउंट क्रिटिकल अमाउंट से ज्यादा हो जाए तो वो भी प्लांट के लिए हार्मफुल है। जैसे मैग्नीज है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, इनके एब्जॉर्प्शन को रोकता है, तो अगर इसकी अमाउंट ज्यादा हो गई तो इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और इनकी डेफिशिएंसी, कैल्शियम की, मैग्नीशियम का, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी प्लांट में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज अपन ने पढ़ लिया है फंक्शंस ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा डेफिशिएंसी के सिम्टम, उसके बाद अपन ने पढ़ा अगर अमाउंट इंक्रीज हो जाए क्रिटिकल अमाउंट से तब क्या होगा। तो ये अमाउंट इंक्रीज हो गई, इसको बोलते हैं टॉक्सिसिटी। क्या बोलते हैं इसको, टॉक्सिसिटी। तो ये यहां पर एलिमेंट कौन सा इंक्रीज हुआ है, मैग्नीज की अमाउंट इंक्रीज हुई है। तो टॉक्सिसिटी को अपन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, सपोज करो ये कोई एक प्लांट है, इस प्लांट में मैग्नीज है, उसकी अमाउंट कितनी, Mn की अमाउंट कितनी चाहिए थी, 10 मिलीग्राम चाहिए थी। कितनी मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, ठीक है। और 10 मिलीग्राम से मैग्नीज की अमाउंट कितनी हो गई, बढ़ गई, मान लो सपोज करो 11 मिलीग्राम हो गई। कितनी, 11 मिलीग्राम, ठीक है। अब मैग्नीज की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो गई, जिससे इस प्लांट का ड्राई वेट है उसमें कितने परसेंट की, 10% ड्राई वेट है, ड्राई वेट 10% डिक्रीज हो गया। सपोज करो इस प्लांट का वेट कितना था, 10 किलोग्राम था, कितना, या 100 किलोग्राम था, और 100 किलोग्राम था, इसके अमाउंट कितनी थी मैग्नीज की, 10 मिलीग्राम थी। अब मैग्नीज की अमाउंट कितनी हो गई, 11 मिलीग्राम हो गई, तो इस प्लांट का ड्राई वेट कितना हो गया, 90 किलोग्राम हो गया। मतलब प्लांट के वेट, ड्राई वेट में कितना डिक्रीजमेंट हो गया, 10%। किस पर, 11 मिलीग्राम मैग्नीज पर। तो ये 11 मिलीग्राम मैग्नीज है वो क्या हो गया, टॉक्सिसिटी हो गई। अब इस कंडीशन में आप मैग्नीज को क्या मानोगे, टॉक्सिक एलिमेंट मानोगे। ये होती टॉक्सिसिटी, और ये एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन।